हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फिफ्थ यूनिट है उसका सोप एंड डिटर्जेंट साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं उसके बारे में हम इस पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर सोप्स? साबुन जो कि हम दैनिक जीवन में भी काम में लेते हैं। सोप्स होते क्या हैं? सोप्स आर आइदर सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवण RCOONA, या उच्चतर वसा अम्लों के पोटेशियम लवण RCOOK, ये साबुन के रूप में हम काम में लेते हैं। जहां पर R क्या है? इट इज लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप, लंबी श्रृंखला वाला एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। तो सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। A soap molecule consists of a long chain hydrocarbon with a carboxylic acid on one end which is ionic bonded to metal ion, usually a sodium or potassium. So RCOO माइनस के रूप में और Na प्लस के रूप में, RCO माइनस और K प्लस के रूप में। तो सोडियम सॉल्ट जो होते हैं उच्चतर वसा अम्लों के, वो हार्ड सोप या कठोर साबुन कहलाते हैं, दे आर हार्ड सोप्स। और जो पोटेशियम लवण होते हैं वो सॉफ्ट सोप या मृदु साबुन के रूप में होते हैं। The soap has a large non-ionic hydrocarbon group. ये जो एल्काइल ग्रुप है ये नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। एंड एन आयनिक ग्रुप आर COO, Na और COOK। अब सेपोनिफिकेशन क्या होता है ये ऑयल और फैट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब ऑयल या फैट की क्रिया हम एल्कली के साथ करते हैं तो ऑयल या फैट क्या होते हैं? ट्राई ग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसरॉल और उच्चतर वसा अम्लों के ट्राई एस्टर होते हैं। तो जब उसको ऑयल या फैट को NaOH के साथ क्रिया की जाती है तो 3 मोल NaOH के काम में आते हैं और RCOONA के रूप में वो परिवर्तित होता है और साथ में ग्लिसरॉल जो है जनरेट होता है। ये रिएक्शन हम ऑयल और फैट में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ oil and fat with alkalis is known as or is called saponification reaction। जब हम ऑयल या फैट का क्षार के साथ जल अपघटन करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये साबुनीकरण कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में सोप प्राप्त होता है। Soap is made by heating animal fat or vegetable oil with concentrated sodium hydroxide solution। सांद्र NaOH के विलयन, जिसको हम नॉर्मली लाए के नाम से भी जानते हैं, तो सांद्र NaOH के विलयन के साथ जब ऑयल और फैट को क्रिया करते हैं तो वो साबुन में परिवर्तित होता है। ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। अब ये ऑयल या फैट का स्ट्रक्चर है, ये है ग्लिसराइल ट्राइपाल्मिटेट, पाल्मिटिक एसिड का ट्राई एस्टर है। तो जब इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, ये ऑयल या फैट NaOH के साथ क्रिया करने पर 3 मोल NaOH के काम में आते हैं। एक तो ग्लिसरॉल और ये 3 मॉलिक्यूल सोडियम पाल्मिटेट के प्राप्त होते हैं जो कि साबुन के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है जो कि साबुन बनाने में प्रयुक्त होती है। अब सोप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से किया जा सकता है? सोप्स कैन बी मेड फ्रॉम द फैट ब्लेंड्स इन 2 वेज, 2 तरह से बनाया जा सकता है। सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली सॉल्यूशन, जो ऑयल या फैट है उसका सेपोनिफिकेशन साबुनीकरण करते हैं एल्कली सॉल्यूशन के साथ, क्षारीय विलयन के साथ, या डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि उच्चतर वसा अम्ल के सोडियम लवण है तो डायरेक्ट जो हायर फैटी एसिड है उस डायरेक्ट फैटी एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं क्षार के साथ, तो उससे भी साबुन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर भी R जो एल्काइल ग्रुप है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। अब सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट विद एल्कली सॉल्यूशन जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 प्रक्रिया हो सकती है। गर्म विधि के द्वारा, हॉट प्रोसेस के द्वारा, ठंडी विधि कोल्ड प्रोसेस के द्वारा, मॉडर्न प्रोसेस के द्वारा और एडवांस प्रोसेस के द्वारा। ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिससे कि साबुन जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अब पहले हम हॉट प्रोसेस या गर्म विधि की बात करें तो इस गर्म विधि में क्या किया जाता है? पहले ऑयल या फैट को भाप के द्वारा गर्म किया जाता है।
ऑयल और फैट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम, और फिर इसमें धीरे धीरे सांद्र NaOH का विलयन जो है वो मिलाया जाता है। और ये जो सांद्र NaOH का विलयन जो नियर अबाउट 10% सॉल्यूशन होता है, इसको लाए जैसा डिस्कस किया था, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH हम मिलाते हैं। तो लाए जब मिलाते हैं तो इसमें सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है, सोप और साथ में ग्लिसरॉल जो है वो प्राप्त होता है। अब इसमें काफी देर तक ये प्रक्रिया करने के बाद उसमें NaCl का विलयन, जिसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है, NaCl का विलयन जो है वो इसमें मिलाते हैं। तो वो NaCl का विलयन मिलाने पर साबुन जो है वो सम आयन प्रभाव के कारण अवक्षेपित हो जाता है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सोप इज प्रेसिपिटेटेड आउट, और वो प्रेसिपिटेट होकर के उसकी डेंसिटी क्योंकि कम होती है, वो ऊपरी सतह के रूप में पृथक हो जाता है। दो लेयर्स बन जाती है, जिसमें ऊपरी सतह जो है वो साबुन के लिक्विड फॉर्म की होती है, और निचली सतह में कई सारे कंपोनेंट, ग्लिसरॉल होता है उसमें एक्सेस ऑफ एल्कली होता है, सॉल्युबल एसिड्स होते हैं, और कई चीजें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इस ऊपरी सतह जिसमें मेनली साबुन होता है, इस ऊपरी सतह को अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद फिर उसको इसमें NaOH विलयन फिर मिलाया जाता है, जिससे कि यदि जो साबुनीकरण इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, यदि साबुनीकरण क्रिया, तो वो अपूर्ण जो है वो पूर्ण हो जाए। फिर इसमें NaCl मिलाया जाता है, जिससे फिर सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप होता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराई जाती है, और फिर जो सोप प्राप्त होता है, उस सोप या साबुन में रंग, गंध इत्यादि जो चीजें हैं वो मिला दी जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये गर्म विधि कहलाती है, हॉट प्रोसेस कहलाती है। इसमें ऑयल या फैट को स्टीम के द्वारा पहले गर्म करके और फिर NaOH मिलाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया वही है, फैट उसमें सोडा लाई मिलाते हैं, ग्लिसरॉल और साबुन जो है इसमें प्राप्त होता है, और उस साबुन को सॉल्टिंग आउट ब्राइन के द्वारा करके और फिर अलग अलग प्रक्रिया अपना करके उसका प्योरिफिकेशन करके और उसको फिर प्योर सोप में कन्वर्ट किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो अभी आपको मैंने समझाई, वो पूरी प्रक्रिया इसमें डिटेल में दी हुई है। पहले सेपोनिफिकेशन करते हैं, फिर ब्राइन मिला करके उसका सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप करते हैं, और फिर उसका फर्दर प्योरिफिकेशन करके और उसको अलग अलग साँचों में ढाल करके और साबुन में परिवर्तित किया जाता है। अब दूसरी प्रक्रिया है कोल्ड प्रोसेस, ठंडी विधि। ये जो कोल्ड प्रोसेस है, ये पहले घरों में साबुन बनाया जाता था, और उसमें यही प्रक्रिया जो है कोल्ड प्रोसेस वाली प्रक्रिया अपना करके और साबुन बनाया जाता था। इस विधि में क्या किया जाता है, तेल अथवा वसा को NaOH के विलयन के साथ धीरे धीरे मिलाया जाता है, और NaOH का विलयन जो सांद्र जली होता है वो धीरे धीरे हिलाते हुए तब तक मिलाया जाता है जब तक कि एक होमोजीनियस थिक सॉल्यूशन प्राप्त ना हो जाए। समांगी गाढ़ा विलयन जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक इसको इसमें हिलाया जाता है, और फिर इसे ठंडा करके सांचों में ढाल करके और फिर काट लिया जाता है, और इस प्रकार से जो साबुन बनता है इसमें ग्लिसरॉल जो होता है वो साबुन के अंदर ही रह जाता है, वो पृथक नहीं होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कोल्ड मेथड या ठंडी विधि के नाम से जानी जाती है। तो इसमें दे रखा है द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, कोकोनट ऑयल और पोटेशियम सोप कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय द बॉइलिंग प्रोसेस। तो बॉइलिंग प्रोसेस से कुछ प्रक्रिया जो है वो साबुन बनाने की नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए कोल्ड प्रोसेस हम मिलाते हैं, जिसमें मैकेनिकल स्टिरिंग, यांत्रिक विधि के द्वारा इसको हिलाया जाता है, और फिर हिला करके और फिर ठंडा करके साँचों में ढाल करके और साबुन हम प्राप्त करते हैं। तो पुराने समय में घरों में इसी कोल्ड प्रोसेस के द्वारा जो है वो साबुन बनाया जाता था। नेक्स्ट इज मॉडर्न कंटिन्यूअस प्रोसेस या आधुनिक विधि। इन दिस
process, saponification can be carried out in about 15 minutes as compared to hours required for the open pen method. जो हॉट प्रोसेस में जो विधि हमने की थी उसमें प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, पर ये जो आधुनिक विधि है इसमें बहुत कम समय में साबुनीकरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जा सकती है. एंड दिस इज अचीव्ड बाय रिएक्टिंग द फैट और फैट एल्कली मिक्सचर एट एलिवेटेड टेम्परेचर. बहुत ही अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर एक बंद वेसल में उसको गर्म करके और फिर ये प्रक्रिया जो है वो की जाती है. दिस ऑपरेशन नॉट ओनली हैज द एडवांटेज ऑफ स्पीड बट इज इकोनॉमिकल ऑफ स्पेस, हीट एंड मैन पावर. ये प्रक्रिया जो है स्पीडली तो होती ही है पर इकोनॉमिक भी होती है. इसमें कम खर्चे में साबुन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है. अब आधुनिक विधि में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी भी होती है जिसमें डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड किया जाता है. वहां पर हम क्या करते हैं कि जो ऑयल या फैट है उसका प्रयोग न लेकर के उच्चतर वसा अम्ल जो कि ऑयल और फैट से प्राप्त होता है उसको सेपरेट करके और फिर उसका न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्षार के साथ किया जाता है. Soap manufactured by direct neutralization of fatty acid is of recent introduction. The method developed for the purpose are continuous and hence more economical. The fatty acids required in the process are obtained by the hydrolysis of fat in the presence of a specific catalyst. इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्ट ऑयल या फैट का हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं. उसका उदासीनीकरण NaOH के साथ नहीं किया जाता है. पहले ऑयल और फैट को स्टीम से हाइड्रोलाइज किया जाता है किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में. तो उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा, ग्लिसरॉल बनेगा और उच्चतर वसा अम्ल प्राप्त होगा. ऑयल है या फैट है, इसको स्टीम के साथ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ट्रीट कर रहे हैं तो उससे ग्लिसरॉल बन गया प्लस साथ में हायर फैटी एसिड प्राप्त हो गया. उस हायर फैटी एसिड को हमने किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से सेपरेट कर लिया और इस हायर फैटी एसिड का फिर अब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं NaOH या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विलयन या NaOH विलयन के साथ. तो ये सोडियम सॉल्ट में परिवर्तित हो जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आधुनिक विधि के अंतर्गत आती है जिसमें कि डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन फैटी एसिड का किया जाता है, ऑयल या फैट का नहीं किया जाता है. और इसमें यदि उत्प्रेरक के रूप में या तो लाइम या जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाए तो ये जो प्रक्रिया है ये इटनर प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है. When the catalyst so used is either lime or zinc oxide, then this process is termed as Itner process. जबकि एक टिप्शल प्रोसेस और होता है और इस टिप्शल प्रोसेस में हाइड्रोलाइसिस के लिए जो कैटलिस्ट यूज में लेते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड जो है वो काम में लेते हैं. तो ये यदि उत्प्रेरक के रूप में हम हाइड्रोलाइसिस के लिए काम में लेते हैं तो ये प्रक्रिया जो है वो टिप्शल प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है. तो ये कुछ सोप प्रिपरेशन के मेथड्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं. अब किस तरह से साबुन जो है वो कार्य करता है, हाउ सोप वर्क्स, वो धुलाई में किस प्रकार से काम में आता है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. अब जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया, सोप्स आर having this type of structure RCOONA. इसमें लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है और एक पोलर ग्रुप CONA जो है वो टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है. तो ये जो लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप जिसको हम टेल के नाम से जानते हैं, ये एल्काइल ग्रुप है यानी कि ये इट इज सॉल्युबल इन ऑयली पार्ट या इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, जल को प्रतिकर्षित करने वाला समूह है और ये टेल कहलाता है, पूंछ सिरा. और हेड या सिर वाला जो सिरा है ये आयनिक पार्ट होता है एंड दिस इज सॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि आयनिक है तो ये जल में विलय होता है और इसको हम हाइड्रोफिलिक पार्ट या जल स्नेही भाग कहते हैं. तो जब सोप को अप्लाई किया जाता है कपड़े पर तो सबसे पहले तो क्या करता है, साबुन जो है वो जल के पृष्ठ तनाव के मान को कम कर देता है.
इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड इट इजीली स्प्रेड ऑन द क्लोथ। वो कपड़े पर या शरीर पर जहां पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं वो उस पर डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या होता है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो एल्काइल ग्रुप जो है वो तो ऑयली पार्ट में डिसॉल्व हो गया। सपोज दिस इज द ऑयली पार्ट, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो तो इसमें ऑयली पार्ट में डिसॉल्व हो जाएगा, और जो पोलर पार्ट है वो इस तरह से बाहर की तरफ ओरिएंटेड रहेगा। ये पोलर पार्ट है जिसमें CONA समूह जो है वो उपस्थित है। तो इस तरह से जब हम साबुन और अपमार्जक को कपड़े पर अप्लाई करते हैं तो वो जल के प्रस्तनाव को कम कर देता है, और इसका जो जल विरोधी भाग हाइड्रोफोबिक पार्ट जो एल्काइल ग्रुप है वो तो चिकनाई में, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो पोलर पार्ट है CO- वो जल में विलय होता है, और इस प्रकार से ये एक पायस या इमल्शन बना लेता है, और संपूर्ण अणु जो है, कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है वो एक आयनिक प्रकृति का हो जाता है, जिससे कि वो जल में विलय होकर के चिकनाई को दूर कर देता है। तो ये पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म प्रोसेस है, किस तरह से साबुन जो है वो अपना कार्य करता है। अब हम लेते हैं डिटर्जेंट्स या अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक जो है ये बेसिकली दे आर नॉट सोप्स, वो साबुन तो नहीं होता है, बट दे एक्ट जस्ट लाइक सोप, साबुन की तरह ही कार्य करते हैं। और ये जो है इसलिए हम इनको सोपलेस सोप या साबुन रहित साबुन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है सामान्यतया लंबी श्रृंखला युक्त एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये एक लंबी श्रृंखला युक्त एल्किल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, और उसका सोडियम लवण ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सॉरी SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है। ये हो गया एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जिसमें लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है, और इसका सोडियम लवण CO- और Na+, तो ये जो है ये अपमार्जक के रूप में काम में आता है। या ये लंबी श्रृंखला युक्त एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट ROSO3Na, ये स्ट्रक्चर होता है। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, RHSO4 या ROSO3H, जिसमें ये एल्काइल ग्रुप जो है वो लंबी श्रृंखला वाला है, और इसका जो सोडियम लवण है ये सोडियम लवण भी अपमार्जक के रूप में काम में आता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, ये है सोडियम पैराडोटेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, और ये है सोडियम लोराइल सल्फेट या सोडियम नॉर्मल डोडेसाइल सल्फेट के नाम से जाना जाता है। तो ये दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं डिटर्जेंट्स के, और ये बेसिकली साबुन तो नहीं होते हैं, पर इनका जो क्लींजिंग एक्शन और बाकी सारा कार्य जो है वो बिल्कुल साबुन की तरह ही होता है। ये लॉन्ग चेन जो एल्काइल ग्रुप है इसको डिटेल में इस तरह से खोल करके ओपन चेन के रूप में रखा गया है। अब इनका जो क्लींजिंग एक्शन है वो क्लींजिंग एक्शन बिल्कुल साबुन की तरह से ही होता है। इसमें भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये टर्मिनल एंड जो है वो आयनिक पार्ट के रूप में है जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये जो लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोफोबिक के रूप में है या जल विरोधी भाग है, और ये जो पोलर एंड है वो जल स्नेही भाग है। और ये जो है ये एनायनिक डिटर्जेंट कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो सरफेस एक्टिव पार्ट है वो एनायनिक है, नेगेटिवली चार्ज है। कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी उसमें सरफेस एक्टिव एजेंट होता है, तो वो धनायनिक अपमार्जक कहलाते हैं, जिसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, चतुष्क अमोनियम लवण के रूप में होता है, जिसका स्ट्रक्चर हम RCH2NR3Cl, ये इस तरह का चतुष्क अमोनियम लवण यहाँ पर हो सकता है, जहां पर ये जो R ग्रुप है ये लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप के रूप में होता है। तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं जिसमें सरफेस एक्टिव पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है।
तो जो डिटर्जेंट्स हैं वो कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं और कुछ उदासीन भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। और उन उदासीन में जो जल स्नेही भाग है वो एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है, बहुक्रियात्मक समूह होता है, और जो कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा जल में विलय हो जाता है। तो डिटर्जेंट तीन तरह के होते हैं, एनायनिक जो कि ये दो एग्जांपल है, कैटायनिक में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और उदासीन है जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें एक से अधिक संख्या में OH ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन बंध जल के साथ बना करके और उसमें विलय हो जाते हैं। अब हम डिटर्जेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें सोडियम एल्काइल सल्फोनेट्स आर प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली from aliphatic long chain alcohol available from the hydrolysis of appropriate fat or oil। जो ऑयल या फैट से हाइड्रोलाइसिस से जो उच्चतर अल्कोहल प्राप्त होते हैं, उच्चतर अल्कोहल को पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करते हैं, जैसे ये लॉराइल अल्कोहल है जो कि ऑयल या फैट जो है उसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजिनोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने पर वो इस तरह से उच्चतर अल्कोहल देता है। ये सपोज लॉराइल अल्कोहल है, इसको पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो वो हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उस हाइड्रोजन सल्फेट को फिर NaOH से क्रिया करते हैं तो वो एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है उसके सोडियम लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला तरीका है डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने का। अब डिटर्जेंट्स को सिंथेसाइज करने के लिए सिमिलरली द ABS टाइप डिटर्जेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन विद एप्रोप्रिएट रिएजेंट लाइक बेंजीन एंड 1-alkene। जो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है उनका सिंथेसिस जो है वो इस तरह से किया जाता है। ये एल्कीन है, इस एल्कीन का पहले पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जाती है जिगलर नाटा कैटलिस्ट की उपस्थिति में। जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो कि क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन होता है और इस तरह का पॉलीमर प्राप्त होता है। उस पॉलीमर की फिर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करते हैं तो इस तरह से एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्राप्त होता है। फिर इस एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाता है, सल्फ्यूरीकरण करते हैं तो ये यहाँ पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, और फिर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इस प्रोडक्ट का फिर उदासीनीकरण करते हैं NaOH या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के द्वारा जलीय विलयन के साथ। तो ये इस तरह से सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाता है और ये कहलाता है सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, जो कि अपमार्जक के रूप में काम में आता है। तो इस तरह से 1-alkene से स्टार्ट करके पहले उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, फिर उसकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं, फिर उसका सल्फोनेशन करते हैं और फाइनली उसका उदासीनीकरण करते हैं एल्कली के साथ। तो इस तरह का डिटर्जेंट जो है वो प्राप्त होता है। Now, what are advantages of detergents? डिटर्जेंट जो है दे आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो डिटर्जेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होने के कारण उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो उदासीन होता है। अब उनका क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन जो है उदासीन है तो वो कपड़े के टेक्सचर को प्रभावित नहीं करते। जैसे जो डेलिकेट क्लोथ होते हैं, सिल्कन क्लोथ, वुलन क्लोथ, जब उसको हम डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो उनकी टेक्सचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो डेलिकेट क्लोथ भी उनसे वॉश किए जा सकते हैं क्योंकि इनका जलीय विलयन जो है उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं। परंतु हम साबुन की बात करें तो साबुन जो है दे आर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण हैं, RCOONA। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड होता है और Na जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो अब क्योंकि इनका जली विलयन क्षारीय है तो ये क्या करेंगे, टेक्सचर को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि साबुन से आप हाथ धोएंगे तो जो हमारे शरीर की जो ऑयली पार्ट है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, जबकि डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। और उसका कारण जो है वो यही है। डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप। उनकी जो जल में विलेयता होती है वो सोप साबुन से ज्यादा होती है। एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्गर क्लींजिंग एक्शन देन सोप। उनका जो एक्शन है सफाई का वो साबुन से ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मैनी डिटर्जेंट्स आर रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट एंड दस आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये जो डिटर्जेंट है ये वातावरण के प्रदूषण का कारण बनते हैं क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। ये वातावरण में डिग्रेड नहीं होते हैं तो वातावरण में कई समय तक ये रहते हैं, तो वातावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है। अब एक कंपैरिजन में और हम डिस्कस करेंगे इनका डिफरेंस क्या है साबुन और अपमार्जक के बीच में। सोप्स दे आर मेटल सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हायर फैटी एसिड, जबकि दीज आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लाइक एल्काइल सल्फोनेट और एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इनके स्ट्रक्चर में तो ये डिफरेंस है। अब एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। जो कठोर जल होता है उसमें हम साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते। कठोरता किसके कारण से होती है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है मेनली। और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जब प्रेजेंट है और हार्ड वाटर में और उसमें हम साबुन लगाते हैं तो सोप जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो साबुन के होते हैं वो जल में अविलय होते हैं तो वो अवक्षेपित हो जाते हैं, तो वो झाग देता ही नहीं है जल में। और क्यों? क्योंकि उसका अधिकतर भाग जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। जबकि डिटर्जेंट जो है वो कठोर जल में भी काम में लिए जा सकते हैं। क्यों लिए जा सकते हैं? क्योंकि इनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण हैं वो जल में विलय होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अब क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो इसलिए हम हार्ड वाटर में भी काम में ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो डिटर्जेंट जो है दे आर सपोज टू बी बेटर देन सोप। अपमार्जक को साबुन से बेहतर माना जाता है एज फार एज क्लिनजिंग एक्शन इज कंसर्न, पर इसका जो डिसएडवांटेज है वो पॉल्यूशन का है जिसको भी अब कुछ मॉडिफिकेशन करके दूर कर दिया गया है। थैंक यू।